नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है। और इतिहास से संबंधित हमने इससे पहले मैं आपको बता दूं तो प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन सारे पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो पढ़ा था हमने वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, उसके भी पूरे कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना शुरू किया है वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल की ये दूसरी वीडियो है या दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास पूरी हो चुकी है, यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। और ये दूसरी क्लास रहेगी किसकी? वैदिक काल की, ठीक है। तो वैदिक काल की दूसरी क्लास है, ठीक है। इससे पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे और आज भी मैं आप लोगों के सामने 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्जामों में आए हैं, ठीक है। चाहे तो आपके जो है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हों या पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में आए हों या किसी अन्य टीचर के एग्जाम में आए हों या फिर जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन हम लोगों को आपको जो है बार बार मैं इसके रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू के तौर पर, ठीक है। तो ये पिछले सालों के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। चलिए ये तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें भाई, ठीक है। चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। कुल मिलाकर ये देखना है, ठीक है। एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं और एक तरफ वेदों को गाने वाला या वेदों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को कहा जाता था होर्त, ठीक है। होर्त, ठीक है, होर्त कहा जाता था, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर ए का कौन सा रहेगा? तीसरा। और ए का तीसरा देखो भाई एक में ही दिया गया है, केवल बी में, ठीक है। ए का तीसरा केवल बी में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, ठीक है, और भी देख लेते हैं। बी, ठीक है, बी में दिया गया है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को गायन करने वाले को कहा जाता है क्या? अर्धव्यु, ठीक है, अर्धव्यु कहा जाता है। इसके अलावा बात करें सामवेद की तो सामवेद का गायन करने वाले को कहा जाता है क्या? उसको कहा जाएगा आपका उद्गार्थ, उद्गार्थ, ठीक है। और अथर्ववेद के जो है ना, अथर्ववेद का गायन करने वाले को कहा जाएगा क्या? ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है। ब्रह्मवेद की भी इसको कहा जाता है या इसी को आपका सबसे श्रेष्ठ वेद भी इसी को माना गया है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ वेद है, समाज से जुड़ा हुआ वेद है। इसमें शादी विवाह जादू टोना, ठीक है, वशीकरण, ठीक है, और तुम्हारा रोग, ठीक है, मृत्यु, ठीक है, सब आपका अथर्ववेद में दिया गया है। तो इसको आपका क्या सामाजिक वेद भी माना गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भाई आपका कौन सा? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलो ठीक है, बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 1400 बीसी के आसपास मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है यह अभिलेख। 1400 बीसी के आसपास मध्य एशिया से ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। कहां से? मध्य एशिया से ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। कब? 1400 बीसी के आसपास, ठीक है। तो 1400 बीसी के आसपास मध्य एशिया से ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है कब? 1400 बीसी के आसपास। और कितनी बार ये एग्जाम में आया है देखो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एक क्वेश्चन आया, यूजीसी नेट आपका जो है 2012 में हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट आपका जो है 2015 में जो हुआ था पेपर सेकंड, उसमें भी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके अलावा पीसीएस आपका जो 2001 में हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया, पीसीएस 2004 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर भी बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बोगाज कोई की अगर मैं बात बताऊं आपको तो बोगाज कोई जो है मध्य एशिया में एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। एक राज्य था जिसका नाम था मिताली, ठीक है। मिताली राज्य की ये राजधानी थी, ठीक है। मिताली, मिताली राज्य की राजधानी हुआ करता था क्या? बोगाज कोई, ठीक है। तो यहीं से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको बोगाज कोई अभिलेख के नाम से जाना गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस अभिलेख की, ठीक है, इस अभिलेख का जो उल्लेख जो करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक। तो इसका उल्लेख जो करवाया गया था हित्ती नरेश, ठीक है। मिताली में इस समय क्या थे? हित्ती नरेश, ठीक है, या हित्ती नरेश, ठीक है। हित्ती राजा कह लो या हित्ती नरेश कह लो, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है इसका उल्लेख करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, ये आपका इसमें जानकारी मिलती है किस चीज की? तो इसमें आपका हित्ती नरेश और एक जो है मिताली नरेश थे, ठीक है, मिताली के नरेश थे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, उसी की इस बात में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें आपका क्या हुआ? इसकी जो खोज की गई, ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1906 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो इसकी जो खोज की गई बोगाज कोई अभिलेख की कब की गई भाई? 1906 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो 1906 ईस्वी में इस अभिलेख की खोज की गई, ठीक है। और इसकी खोज किसने की? तो हुंगो विंकलर, ठीक है, हुंगो विंकलर के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है।
हुंगो विंकलर विंकलर के द्वारा इस अभिलेख की खोज की गई कब? 1900, ठीक है, कब? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया भाई? एक मिनट, थोड़ा सा आ गया, ठीक। चलो भाई, तो हुंगो विंगलर के द्वारा, अब भैया क्या कर रहा है, पिछले क्वेश्चन पे चला गया। चलो, तो हुंगलो विंगलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी भाई, ठीक है। कहां पर की गई? तो मध्य एशिया के क्षेत्र में, ठीक है, मध्य एशिया के क्षेत्र में 1906 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसमें कौन कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें इंद्र का उल्लेख मिलता है, वरुण का उल्लेख मिलता है, मित्र का उल्लेख मिलता है, और आपका नासात्य का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। नासात्य का उल्लेख भी इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इंद्र, मित्र, नासात्य, ठीक है, इंद्र है, मित्र है, नासात्य है और वरुण है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका जो उल्लेख मिलता है वो 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासात्य का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंद्र, मित्र, नासात्य और वरुण, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन 4 देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है भाई, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि सरस्वती की कौन कौन सी सहायक नदियों का उल्लेख आपका किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सरस्वती की कौन कौन सी सहायक नदियों का उल्लेख किया गया, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, ऋग्वेद में नदी सूक्त दिया गया है, ऋग्वेद में एक सूक्त दिया गया है जिसको कहा गया क्या? नदी सूक्त, ठीक है, नदी सूक्त उसको कहा गया है, नदी सूक्त, ठीक है। नदी सूक्त की अगर बात करें तो उसमें अनेक नदियों के बारे में चर्चा की गई थी, अनेक नदियों के बारे में चर्चा की गई है। ऐसा कहा जाता है कि आपका नदी सूक्त में, ठीक है, नदी सूक्त में जो है आपका ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है उसमें 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपका ऋग्वेद में ही 25 नदियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि टोटल कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपकी, ठीक है, आपकी ऋग्वेद में, ठीक है, 25 से अधिक नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अगर मैं बात करूं सरस्वती की, कि सरस्वती की कौन कौन सी सहायक नदियां थी, उनके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में अगर बात करें, देखो भाई, सिंधु और चिनाब तो आपकी सरस्वती की सहायक नदी नहीं थी। रावी और सिंधु ये भी सहायक नदी नहीं थी। रावी और झेलम ये भी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है, दोनों की दोनों चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। आगे समझे, और चिनाब किसकी? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ए बच गया आपका, ठीक है। ध्वसदंसी, ध्वसदंती और अपाया, अपाया, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है किसके रूप में? जिनका मिलता है सरस्वती की सहायक नदियों के रूप में, ठीक है। आगे बात समझे, और ये दोनों की दोनों नदियां जो है, ये दोनों की दोनों नदियां मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। कहां पर? एमपी के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य भाग में या मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये दोनों नदियां प्रवाहित होती थी, ठीक है भाई। तो इनका सही आंसर होगा आपका क्या? ध्वसदंती और अपाया, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेदिक पर्जन्य किसके देवता थे? ऋग्वेदिक पर्जन्य किसके देवता थे? तो ऋग्वेदिक काल में जो पर्जन्य देवता का उल्लेख मिला है वो किसके देवता थे, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो किसके देवता थे ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। पर्जन्य जो है, ठीक है, पर्जन्य जो थे, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ना तो अग्नि के देवता थे, ना ही ये वनस्पति के देवता थे, और ना ही ये पृथ्वी के देवता थे। ये थे आपके वर्षा के देवता, ठीक है, वर्षा या बादल के देवता थे, बादलों के देवता इनको कहा गया है, बादलों के देवता इनको कहा गया है। इसीलिए जो है इनको आपका नदी के रूप में, वर्षा के रूप में या जल के रूप में इनको पूजा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ए आंसर आपका इसमें सही होगा। पर्जन्य जो थे आपके ये बादलों के देवता माने गए हैं, बादलों के देवता इनको माना गया है, ठीक है, या समुद्र का देवता भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है, समुद्र का देवता भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है। आगे समझे, ठीक है। तो जो है आपका, अगर मैं बात करूं और देवताओं की, ठीक है, जैसे आपके ना इंद्र देवता है, ठीक है, तो इंद्र देवता, ठीक है, तो इंद्र देवता की अगर बात करें तो आंधी तूफान का देवता उसको माना जाता है, आंधी तूफान, बिजली, ठीक है, और वर्षा का देवता भी उनको माना जाता है, किसको? इंद्र को, ठीक है, वर्षा का देवता भी माना जाता है, आंधी तूफान का देवता भी माना जाता है, बिजली वगैरह जो चमकती है उसका देवता भी माना जाता है। इसके अलावा बात करूं वरुण की, वरुण को भी आपका नदियों का और समुद्र का देवता माना जाता है,
नदियों को और समुद्र का देवता किसको माना जाता है? वरुण को, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं मित्र की, मित्र व वरुण, ठीक है। मित्र और वरुण जो है इन दोनों को 1000 स्तंभों में निवास करने वाला देवता भी बताया गया है। रुद्र की अगर बात करें तो उसको भय उत्पन्न करने वाला देवता माना गया है। अश्विन की अगर बात करें तो उसको चिकित्सा का देवता माना गया है। अश्विन को चिकित्सा का देवता माना गया है। और अगर मैं बात करूं पर्जन्य की, तो पर्जन्य को भी आपका क्या वर्षा, जल और नदी का देवता माना गया है, या बादलों का देवता इसको माना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद की केवल एक ही जीवित शाखा है, एक ही शाखा है ऋग्वेद की, और उसी को जीवित माना गया है। वो है आपकी कौन सी? साकल। साकल ऋग्वेद की शाखा है, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साकल जो है ये ऋग्वेद की शाखा है और इसी को जीवित शाखा भी माना जाता है। वेदों की अनेक शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक शाखा कौन सी है? एक शाखा है आपकी साकल शाखा। साकल शाखा जो एकमात्र शाखा है ये ऋग्वेद से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इसको जीवित शाखा भी माना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यजुर्वेद में कृष्ण और आपकी कौन सा? शुक्ल, ठीक, दो शाखाएं थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सामवेद की, तो सामवेद में मैंने 3 शाखाएं बताई थी आपको। कोमुत के अलावा राणायनीय और इसके अलावा एक बताई थी आपकी जेमिनीय, ठीक है। जेमिनीय भी मैंने आपको इसकी शाखा बताई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का ही वो क्वेश्चन था, उसमें आपकी सोनक और आपकी पिपलाद 2 शाखाएं ऐसी थी जो आपकी किसकी थी? अथर्ववेद की थी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई इसमें? साकल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? कुल मिलाकर कौन सा यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था ये आपको बताना है, ठीक है। या कौन से का मिलान सही नहीं है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। कौन से का मिलान सही नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट जो है आंसर देखो और फटाफट इसका उत्तर दो। वाजपेयी यज्ञ सम्राट, अश्वमेध यज्ञ सम्राट और पुरुषमेध यज्ञ, ठीक है। पुरुषमेध यज्ञ विराट और सर्वमेध यज्ञ, ठीक। सर्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आपको इसमें बताना। इसके सामने दिया गया है एकराट, ठीक है। तो फटाफट इन सब का आंसर आपको बताना है, ठीक है। सबका आंसर आपको बताना कि भाई जो ना कौन सा यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था, कौन सा यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलो जी ठीक है। देखो भाई इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना, ठीक है जी। तो फटाफट बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखो भाई वाजपेयी यज्ञ सम्राट के द्वारा ही किया जाता था, ये बात सही है। अश्वमेध यज्ञ जो है ये सम्राट के द्वारा किया जाता था, ये भी सही रहेगा। पुरुषमेध यज्ञ विराट के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा सर्वमेध यज्ञ ये एकराट के द्वारा नहीं, ये भी आपका किसके द्वारा? विराट के द्वारा ही किया जाता था। विराट के द्वारा ही क्या? विराट के द्वारा ही आपका, विराट के द्वारा 2 यज्ञ किए जाते थे। एक को कहा गया पुरुषमेध यज्ञ और दूसरे को कहा गया क्या? सर्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो दोनों प्रकार के आपके विराट के द्वारा ही किए जाते थे। तो आंसर कौन सा गलत होगा? आपका डी आंसर इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ 2020 में उसमें क्वेश्चन आपका देखने को मिला था भाई जी। निम्न में से असत्य कथन चुनना है कि असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन के बारे में बताना है। ए में दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, बी में आपका कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और सी में दिया गया दोनों ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलो जी फटाफट बताइए, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखिए भाई, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। बी में है कौशिक की ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। सी में दिया दोनों ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। डी में दिया इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये आपको इसमें से जो ना ये बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है।
देखो भाई, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से भी संबंधित है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से भी संबंधित है, ठीक है। तो दोनों से संबंधित है भाई, ठीक है, दोनों से संबंधित है। कौन सा आना चाहिए आंसर सही? सी आना चाहिए भाई, ठीक है। दोनों ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि पूछ क्या रहा है, एक मिनट भाई, ठीक है, ये पूछ रहा है असत्य कथन बताओ। असत्य भाई, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन सा रह गया? डी। अरे डी आंसर इसका सही आएगा भाई, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको कौन सा? डी। ये पूछ रहा है भाई असत्य कथन बताना, ठीक है, सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य बता रहा, ठीक है, क्योंकि सत्य तो तीनों है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है, ठीक है। तो असत्य कथन होगा आपका डी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उत्तराखंड लेक्चरार में भी आया है, इसके अलावा आपका CIC एग्जाम और पीजीटी हिस्ट्री 2021 में। नचिकेता की कहानी, नचिकेता की कहानी किसमें है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो नचिकेता की कहानी की अगर मैं बात करूं तो नचिकेता की जो कहानी दी गई है वो आपकी जो ना भारतीय दर्शनों का एक मुख्य आधार इसको माना गया है नचिकेता को, ठीक है। तो इसका जो ना आपका, ठीक है, इसको क्या कहा गया, ठीक है, इसको आपका जो है इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपका कंठ उपनिषद, कंठ उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, कंठ उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है इसका नचिकेता का, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। सही उत्तर चुनिए, यानी कौन से ऐसे लोग थे जिनके आसपास, जिनके आसपास नगरों का विकास हुआ, जिनके आसपास नगरों का विकास हुआ। तो देखो भाई, ठीक है, जहां पर कुम्हारगिरी यानी कि बर्तन बनाने वाले रहते थे, बढ़ईगिरी ये भी रहते थे, और वस्त्र ना वस्त्रों की बुनाई करने वाले, कुल मिलाकर तीनों जो रहते थे उन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ? नगरों का विकास होगा। उन्हीं क्षेत्रों में क्या होगा? नगरों का सबसे अधिक विकास होगा, ठीक है। और ये भी कहां पर हुआ? गंगा घाटी के आसपास, गंगा घाटी के आसपास। तो गंगा घाटी के आसपास अनेक नगरों का विकास हुआ। कौन से काल में कह रहा है, ठीक है, तो ये कौन से काल में कह रहा है? काल क्वेश्चन ने बताया 600 से 321 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो महाजनपद काल जो था, महाजनपद काल, महाजनपद काल की बात कर रहा है, ठीक है, महाजनपद काल की बात कर रहा है। महाजनपद काल जब 16 महाजनपद आए उस समय, ठीक है, उस समय की बात कर रहा है। उस समय आपने देखा होगा बहुत सारे स्थल या बहुत सारे का जो है आपके महाजनपद उभर कर आए थे, जैसे वज्जी था, कौशल था, अंग था, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा कह सकते हैं, मगध साम्राज्य था, ठीक। तो कुल मिलाकर गंगा के आसपास वाले क्षेत्रों में, गंगा के आसपास वाले या नदी घाटियों के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत सारे महानगर जैसे पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन जैसे शहरों का विकास हुआ, ठीक है, विकास हुआ। तो सही आंसर होगा डी, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें प्राप्त होती है? आपको बताना भाई कौन से ऐसा ग्रंथ है या कौन सा ऐसा वेद है या कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें आपके कर्म कांडों के बारे में चर्चा की गई है। कर्म कांडों की जो चर्चा की गई है, ठीक है, कर्म कांडों की चर्चा कहां पर की गई है? देखो भाई, ठीक है, आपने एक सुना होगा आपका कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र में वेदांगों की जो है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। शिक्षा, इसके अलावा कल्प, व्याकरण, निरुक्त के अलावा उसी में छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो इसी में आपका जो है कर्म कांडों का भी चर्चा की गई है, इसी में कर्म कांडों की भी चर्चा की गई है, कहीं में कल्पसूत्र में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई आपका क्या? कल्पसूत्र, ठीक है। तो कल्पसूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसकी रचना जो की गई थी किसके द्वारा? जो ना ये की गई थी आपकी लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि थे, लोमहर्ष ऋषि, ठीक है, लोमहर्ष ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी भाई, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं वो आ जाएगा निम्न में से असत्य। देखो भाई, ये देख लेना एक बार, ठीक है, असत्य कथन पूछ रहा है, यानी गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, गलत आंसर बताना है, ठीक है, गलत आंसर बताना कौन सा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं है। बी, धर्म सूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक है। सी, धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे। डी, धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। तो कौन सा आंसर सही होगा ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। देखिए, धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र में सामाजिक जीवन के नियमों का विस्तार दिया गया है,
सामाजिक जीवन के आपका नियम जो होंगे, एक इंसान को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? धर्म सूत्रों में। ठीक है, धर्म सूत्रों में ये बात बताई गई। तो देखो भाई, ठीक है, धर्म सूत्रों के अनुसार ये कहा गया कि राजा कानून नहीं बनाएगा, कानून बनाने का काम था समिति का। ठीक है, आगे बात समझे? तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, असत्य नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक होगा, ये बात सही है, कानून की रक्षा करने वाला होगा। ठीक है, धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे, ये भी बात सही है, लेकिन शहरीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये शहरीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, ये शहरों के आपके पक्षधर नहीं थे धर्मसूत्र। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा। गलत कौन सा? डी आंसर आपका इसमें सही होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? कि यथेष्ट लाभ देखते हैं, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट जो है इसका आंसर पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक, यानी कि कौन सा वो काल था, कौन सा वो काल था जिसमें आपका क्या है, जिसमें महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला, यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते थे। यानी कि कुल मिलाकर महिलाएं जो है युद्ध काल में भी भाग लेती थी, विवाह, शिक्षा वगैरह में भाग लेती थी, यज्ञ वगैरह में भाग लेती थी। कौन सा वो काल था? मुगल काल था ना भाई, मुगल काल तो था नहीं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल था, इसमें भी बंद हो गया था। ठीक है, औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेजी शासन काल था, इसमें भी था। तो कौन सा काल रह गया? प्रारंभिक वैदिक काल, यानी कि कुल मिलाकर इसी को कहते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सारे अधिकार प्राप्त थे। जब महिला वयस्क हो जाती तो वो जो है आपका, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम होती थी और महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थी, इसके अलावा शिक्षा में भी भाग लेती थी और विवाह भी अपनी मर्जी से कर सकती थी। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। पीजीटी डीएसएसबी में ये क्वेश्चन आया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन भी देख लो। वेदों की भाषा क्या है बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका तो आंसर आप सभी जानते ही होंगे कि वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है भाई। ठीक है, वेदों की भाषा आप सभी को पता होगा कि भाई कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, तो वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत जो है वेदों की भाषा है। ठीक है, पाली की अगर मैं बात करूं, बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो आपको प्राप्त होंगे वे सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे? पाली भाषा में मिलेंगे। प्राकृत की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म में सबसे ज्यादा पाली जो ना प्राकृत भाषा का विकास हुआ, तो ना, और वेदों में संस्कृत भाषा, और हिंदी तो अब चली रही। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलूं। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है वर्ण संकर, वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? ठीक है, तो कितनी जातियां, ऋग्वेद में कितनी प्रकार की वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया ये बता दो। ठीक है, देखो भाई वर्ण संकर जो है, ठीक है, मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मनुस्मृति में अगर मैं बता दूं आपको तो 61 जातियों का उल्लेख किया गया। कितनी का? 61 जाति का। किसमें? मनुस्मृति में भाई। ठीक है, मनुस्मृति, ठीक है, मनु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई मनुस्मृति, उसमें संकर जातियां जो है ना, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की महिला पुरुष के साथ में जो शादी वगैरह हुई, मुझे निम्न वर्ग की महिला और उच्च वर्ग प्रतिलोम और अनुलोम जो विवाह हुए, उनसे जो जातियां पैदा हुई या उनसे जो बच्चे हुए, उन्हीं को कहा गया क्या? वर्ण संकर। उन्हीं से नई जाति बनी वर्ण संकर। ठीक है, तो इनमें जो ना अलग अलग बताया गया, देखो, ठीक है, अलग अलग बताया गया। अगर मैं बात करूं मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में 61 जातियों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन में 61 क्वेश्चन में भी नहीं दी गई, ना तो इसमें 61 है, ना इसमें 61 है, ना इसमें 61 है, लेकिन 62 दे रखी है भाई। ठीक है, तो आसपास का आप आंसर इसमें ले सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ब्रह्मवेत्य व्रत पुराण। ठीक है, ब्रह्मवेत्य व्रत पुराण पड़ता है, ब्रह्मवेत्य व्रत पुराण। ठीक है, इस पुराण में 100 जातियों का उल्लेख किया गया, तो 100 भी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो नजदीक जो लग रहा है इसमें आपका ऑप्शन वो लगेगा आपका सी। ठीक है, तो सी आंसर को आप इसमें मान सकते हो, नहीं तो भाई इसमें से कोई सा भी आंसर आपका सही नहीं है। 61 ना तो 61 दिया गया, ना सी दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जाम में अगर दिया जाए तो इसमें आप कौन सा मान सकते हो भाई? सी आंसर इसमें सही मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं डीएसएसबी 2021 में, इन्होंने सही आंसर माना था भाई आपको, कौन सा? डी, इन्होंने सही आंसर माना था। ठीक है, आप कोई सा भी इसमें देख सकते हो भाई, जैसे आसपास तो ये है, मनु के अनुसार तो आसपास ये पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पुराण के अनुसार, तो पुराण में भी 100 दी गई। ठीक है, पुराण के अनुसार फिर ये होना चाहिए था भाई 75, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें दिया गया। ठीक है, लेकिन आयोग ने माना था कौन सा? 57 माना भाई आयोग ने। ठीक है, डीएसएसबी जो आयोग था, इसने आपका इसमें जो आंसर की आई थी उसमें डी विकल्प माना था भाई। ठीक है, तो इस आंसर को जो ना, जो है इस क्वेश्चन को रख लेते हैं विवादित के रूप में। ठीक है,
ये क्वेश्चन था भाई विवादित है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अंत्यज, अंत्यज किस जाति का गठित है? अंत्यज किस जाति का गठित है ये आपको इसमें बताना। ऑप्शन ए में दिया गया भाई ब्रह्मा, बी में वैश्य यानी कि ब्राह्मण वैश्य, सी में दिया गया शूद्र यानी कि दलित, और डी में दिया गया आपका क्षत्रिय। तो किसका है बताओ भाई, ठीक है। अंत्यज शब्द जो है किसका है, तो ये भाई आपका जो ना इसका उपयोग किया गया शूद्र के लिए, ठीक है। अंत्यज, ठीक है। अंत्यज का जो उपयोग किया गया है वो जंगलीय पर्वतीय लोगों के लिए कहा गया। अंत्यज का जो अर्थ होता है वो जंगलीय पर्वतीय लोग होते हैं यानी कि आदिवासी, ठीक है। और आदिवासी न तो इसमें शामिल करेंगे, ना इसमें शामिल करेंगे, ना इसमें शामिल करेंगे, इन्हें शामिल किया गया भाई दलित में, ठीक है, यानी कि एसटी में, ठीक है। कुल मिलाकर एसटी में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से जनपद या प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? बताओ ऋग्वेद में कौन से जनपद का उल्लेख किया गया, ये आपको बताना राजस्थान के। अब फिलहाल वो क्षेत्र आपका राजस्थान में है, ठीक। वो क्षेत्र आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। भाई देखो राजस्थान में एक क्षेत्र जो है आपका चंबल और सरस्वती नदी के बीच में, चंबल और सरस्वती नदी के बीच में एक क्षेत्र था जिसे कहा गया क्या? मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र उसको कहा गया। क्या कहा गया? मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र कहा गया। इसमें राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला क्षेत्र पड़ता था। कौन सा? अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला क्षेत्र मत्स्य में, ठीक है। तो उसके अंतर्गत बताया गया भाई इस क्षेत्र को, ठीक है, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र को बताया गया है, ठीक है। आगे समझ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे जबकि अगर बात करें मनुस्मृति की, ठीक है, मनुस्मृति के अलावा जो मनुस्मृति जो पुस्तक है उसमें आपका मत्स्य क्षेत्र बताया गया, कुरुक्षेत्र वाले को, ठीक है। कुरुक्षेत्र और पांचाल और सूरसेन को मिलाकर कहा गया मत्स्य क्षेत्र, ठीक है। किसे? सूरसेन, सूरसेन यानी कि कहां पे था? मथुरा के आसपास, आगरा और मथुरा के आसपास। इसके अलावा पांचाल और कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये वाला हरियाणा वाला क्षेत्र। तो इस सारे को मिलाकर बताया गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका होना चाहिए, जो सही आंसर जो हो जाएगा इसका भैया आपका क्या? राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई, ठीक है। चलो जी। वाजसनेय निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है? वाजसनेय, वाजसनेय किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। वाजसनेय किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना, तो बताओ फटाफट, ठीक है। वाजसनेय निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है ये पूछ रहा। देखो भाई वाजसनेय जो है आपका ऋग्वेद से तो संबंधित था नहीं और ना ही अथर्ववेद से संबंधित था, ठीक है। अथर्ववेद से भी संबंधित नहीं था, ठीक है। देखो आपका यज्ञ करने की पद्धति है ये, ठीक है। और यज्ञों का जो उल्लेख किया गया ना, ठीक है, यज्ञों का जो उल्लेख किया गया, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि आपका यजुर्वेद में गद्यपद भी दिया गया है और यज्ञ करने के नियम कानून भी इसी में दिए गए। तो सभी प्रकार के यज्ञों का जो उल्लेख किया गया वो यजुर्वेद में किया गया। तो सही आंसर भी यजुर्वेद ही होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए क्या? है यही, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है भाई। चलो जी। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जबकि सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया, अथर्ववेद में सामाजिक जीवन के बारे में है और ऋग्वेद तो आपने पढ़ाई डिटेल से, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन भाई हरियाणा पीजीटी और आपका टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया भाई, ये चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? बता दो। चारों ग्रंथों का जो उल्लेख मिलेगा, बहुत बार पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। चारों जो आश्रम हैं, चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ये 0 से 25 साल तक या 1 साल से 25 साल तक, ठीक है। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम ये 25 साल से और 50 साल तक बताया गया। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की बात करूं तो 50 से 75 साल तक बताया गया, जंगलों में रहकर इंसान जीवन व्यतीत करता था। और संन्यास आश्रम अंतिम रूप से बताया गया 75 के बाद, जब इंसान एकांत में रहकर ईश्वर का नाम लिया करता था। ब्रह्मचर्य में तो बच्चा आपका शिक्षा प्राप्त करता था, गृहस्थ आश्रम में शादी करके अपना वंश बढ़ाता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। और वानप्रस्थ आश्रम में आपका जो ना ब्रह्मचर्य वालों को ज्ञान देता था, पढ़ाता था, एकांत में रहकर या एकांत में जंगल में रहकर, यानी कि घर से दूर रहकर, कुल मिलाकर आश्रम में रहकर। और संन्यास में तो भाई अकेला रहकर अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है ईश्वर का नाम लेता था, ठीक है। तो इन सब का उल्लेख किया गया जाबोली उपनिषद में। किसमें? जाबोली उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया भाई, ठीक है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे भाई। ऋग्वेद के निम्नांकित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? बताओ भाई इसका आंसर कौन सा हो? गौतम, अग्नि, सॉरी अत्रि, भारद्वाज या
एलुस। कौन सा सही आंसर होगा ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। बताओ जी कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। बताओ जी, ठीक है। देखो भाई, ऋग्वेद में रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण, ठीक है। देखो भाई, सामाजिक गतिशीलता का आपका जो उदाहरण किया गया, दलित वर्ग के लिए जो सब्जेक्ट जो है आपका जंगलों में रहने वाले व्यक्ति के लिए, या एक दलित वर्ग के लिए, ठीक है, या एक जो ना निम्न जाति के लिए, ठीक है, या शूद्र जाति के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, वो किया गया आपका एलुस। एलुस कह सकते हैं, जंगलों में रहा करते थे भाई आदिवासी, ठीक है। तो एलुस का उल्लेख इसमें किया गया, तो डी आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन तो मिलान करने वाला भाई, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड, यानी कि कौन सी फसल को ऋग्वेद में क्या कहा गया, ये आपको इसमें बताना है। संस्कृत में कौन सी फसल को क्या कहते हैं, ये इसमें आपका 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 जो है इसमें दिया गया है। देखो भाई, मुग्ध, मुग्ध की अगर बात करूं तो मुग्ध कहा जाएगा, मुंह से क्या बनेगा, मूंग, तो मुग्ध कहा जाएगा भाई मूंग, ठीक है। मुग्ध का क्या आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया व्रीहि, ठीक है। व्रीहि, व्रीहि कहा जाएगा चावल को, व्रीहि कहा जा किसको, चावल को, व्रीहि कहा जा चावल को। और इक्सु कहा जाएगा ईख, यानी कि गन्ने को, इक्सु कहा जाएगा गन्ने को। और यव कहा जाएगा जौ को, यव कहा जाएगा किसको, जौ को यव कहा जाता है। कर लो मिलान, तो ए का रहेगा दूसरा और बी का रहेगा तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा इसमें है भाई, ठीक है। इसके अलावा तीसरे का रहेगा पहला, ये भी नहीं होगा, तो ये तो हटा दो भाई दोनों, ठीक है। चौथा रहेगा पहले का, ये भी गलत हो गया। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा, ठीक है। तो डी आंसर सही आ जाएगा भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया था आरपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखियो मिलान करने वाले, ठीक है भाई। और यूजीसी नेट बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे क्वेश्चन। उद्दालक आरुणी यानी कि पिता, और श्वेत केतु यानी कि पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है, बताओ भाई कौन से उपनिषद में है। छांदोग्य में है, ब्रह्मदारण्यक में है, या तैत्तिरीय में है, या मुंडक में है, कौन से में ये बताना आपको। यूपीपीसीएस में भी आया क्वेश्चन, और भाई आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपका ये क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो फटाफट बता दो इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो किसमें इसका उल्लेख किया गया, देखो भाई, ठीक है। आपका जो आपका उद्दालक आरुणी यानी कि पिता, और श्वेत केतु, इन दोनों के मध्य जो आत्मा का संबंध, ठीक है, आत्मा से संबंधित संवाद का जो उपनिषद है वो है भाई आपका छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई आपका किसका, ए, ठीक है। इसी में कहा गया त्रिलोक, मृत्युलोक, पितृलोक और स्वरलोक का उल्लेख भी इसी में किया गया है। और पिता जो है आपका, पिता जो है, ठीक है, पिता को जो अग्नि देगा वो पुत्र देगा, तभी जाकर पितृ क्या होते हैं ना, पिता क्या होता है, पितृ ऋण से मुक्त होता है, या पिता को मुक्ति मिलती है, और बच्चे को पितृ ऋण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ए सही आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन अगर देखें उसमें भी भाई मिलान करने वाला है, ठीक है। इसमें आपकी प्रसिद्ध सूक्ति दी गई, एक तरफ दे रखे उपनिषद, एक तरफ दे रखे उपनिषद, ठीक है। तो कौन सा किसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, ठीक है, मांडुक्य निषद और मुड़कोपनिषद, ठीक है, ये तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों तो आपने पढ़े ही जरूर होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो जो ना मुड़कोपनिषद जो है, मुड़कोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर डी का तो चौथा सही है। तो डी का चौथा सारों में रखा लगभग भाई, इसमें नहीं है बस, ठीक है। तो इतना आसान तो है नहीं कि इतनी आसानी से तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। बात करें मांडुक्य निषद की, तो मांडुक्य निषद में आपका जो ना आत्मा और ब्रह्मा का उल्लेख किया गया, आत्मा और ब्रह्मा का उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर जो ना सी का तीसरा हो जाएगा भाई। तो सी का तीसरा भी आपका इनमें दोनों में भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसे हटा दो भाई। रह गए क्या, दो रह गए, सी और डी। इसके बाद देख लो भाई, वृहदारण्यक, वृहदारण्यक की अगर मैं बात करूं तो वृहदारण्यक जो है, वृहदारण्यक, ठीक है, वृहदारण्यक में उल्लेख किया गया किसका, उसमें क्या गया भाई, अहम ब्रह्मासी। अहम ब्रह्मासी का मतलब ये भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, और पहला फिर इसी का रहेगा छांदोग्य तत्वों का। तो सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर इसमें सही है, यानी कि सारे कुल मिला के एक दूसरे के सामने है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सारे, ठीक है। चलो जी, आंसर कौन सा हो गया सही, आंसर हो गया आपका सी। चलो इसके बारे में बात करेंगे। वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है, सच बताना कि सच कौन सा। हिरण्य गर्भ सूक्त एक केश्वरवाद का एक उदाहरण है, पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा है या संस्करण है, पढ़ाया पीछे।
ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों में से प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में बताता है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है। तो ये बताना भाई आपको कौन कौन से कथन इसमें सही है, फटाफट आंसर दो कि कौन कौन से आंसर इसमें सही होंगे। देखो भाई, हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें एक ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा है, पीछे पढ़ाया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में जानकारी देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, इनके आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर कहां तक था, मतलब गंगा नदी के आसपास तक, गंगा नदी के आसपास तक। इस बात की जानकारी कौन देता है, शतपथ ब्राह्मण देता है, तो ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर सारे सही आ गए भाई। कौन से में, डी में सही है, तो डी सही हो गया भाई, ठीक है। तो सारे सही होंगे, ठीक है, सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, ध्यान से पढ़ लिया करो, नहीं पूछ रहा, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा भाई, ठीक है, ये पूछ रहा निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार हम जो ना पॉजिटिव लगा दें, ठीक है, तो हमें देखना कि निगेटिव कौन सा है, निगेटिव आंसर कौन सा इसमें होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, कर्मकांडों की महनीयता बढ़ी किसमें, उत्तर वैदिक काल में, सही बात है भाई, कर्मकांड बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, ये तो गलत नहीं है। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खो दी, इसमें बन गया था कौन, प्रजापति, प्रजापति सबसे प्रमुख देवता बन गए थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, तो इन्होंने अपनी श्रेष्ठता खो दी, ये बात भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, त्रिमूर्ति, ये बात भी सही है भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ना आकृति या जो ना रूप ले लिया गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो ये भी सही है भाई, ठीक है। तो बच गया यही बस गलत, तो भाई अवतारवाद में विश्वास ना 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 ना, अवतारवाद में विश्वास शुरू नहीं हुआ अभी, अवतारवाद में विश्वास शुरू होगा महाजनपद के आसपास या उसके बाद, ठीक है, या गुप्त काल के आसपास जाकर भाई, ठीक है, उस काल में माने जाएंगे अवतार। किसको, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया फिर उसमें जाकर, ठीक है, इस काल में, शुंग काल में और उसके बाद, ठीक है, मौर्य काल के बाद, ठीक है, तो इस समय नहीं आता आपका अवतारवाद, तो डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, चल जा भाई, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। जो 16 संस्कार हैं, 16 जो संस्कार होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक भाई, ठीक है, तो वे कौन कौन से होंगे, ये जो ना इसको किसमें खोजा गया, किसमें खोजा गया, ठीक है, या कौन से आपके सूत्र या वेद या कौन से धर्मशास्त्रों में खोजा गया। देखो भाई 16 संस्कारों का उल्लेख ना तो धर्मशास्त्र में किया गया और ना ही आपका स्रोत सूत्र में किया गया और ना अथर्ववेद में है, ठीक है। ग्रहा सूत्र जो है इसमें 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। जो उपनयन होते हैं, ये जो सारे संस्कार होते हैं उन सब का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। तो 16 संस्कारों का उल्लेख जो है वो किसमें किया गया, वो किया गया भाई आपका किसमें, ग्रहा सूत्र में, ग्रहा सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है, ग्रहा सूत्र में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है भाई। तो ये थे भाई आज के आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, आज के आपके 50 क्वेश्चन ये थे भाई, आगे तो नहीं है कुछ, ठीक है, नहीं भाई आगे नहीं, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन, सॉरी आज के, ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन ये थे भाई, ठीक है। इनको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, डिटेल से करवा दिया है। यदि कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई आपका सुझाव है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक, या कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बता दें, ठीक है। अब डेली जो है ना आपकी हिस्ट्री की क्लास डेली चलेगी भाई, क्योंकि एग्जाम है आपका 21 जून से, और मेरे ख्याल से जो है आपका हिस्ट्री का तो आपका एंड में होगा भाई, हिस्ट्री पॉलिटी के दोनों के जो है ना एग्जाम जो होते हैं वो लास्ट में ही होते हैं, तो लगभग आपके 29 या 30 अप्रैल जो है 30 जून के आसपास, ठीक है, 27, 28, 29 जून के आसपास में ये आपके एग्जाम होगा हिस्ट्री का। तब तक बहुत सारा जो ना हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन मैं आपको इसमें करा दूंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सारा करा दूंगा, ठीक है, डिटेल से करा रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, ठीक है। 25 क्वेश्चन में लगभग तुम्हारा जो ना 1 घंटे के आसपास में 40, 45 या 50 मिनट के आसपास में लग जाती है भाई कम से कम, ठीक है, 25 क्वेश्चन, क्योंकि सबके बारे में जो ना डिटेल से थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो ना जब आपका एग्जाम आवे, ठीक है, तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। यदि भाई आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभदायक है, तो भाई इन वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। तो आज की क्लास को करूंगा यहीं पे समाप्त, नमस्कार।